आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो एनसीईआरटी की बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 पे, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, उससे रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम के साथ। तो हमने पिछले वाला जो चैप्टर 5 पढ़ा था उसमें कुछ डायग्राम मैंने एक बनाया था, उस डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करते हैं चैप्टर 6 को। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनमें कि एक पॉलिटिकल विंग होती हैं और दूसरे नॉन पॉलिटिकल नेचर की होती हैं। जो पॉलिटिकल नेचर की होती हैं वो डायरेक्टली किसी भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्शंस लड़ेंगी, फिर उसके बाद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद कोई भी इलेक्शन जीत जाएंगी, देन वो सरकार का हिस्सा बनेंगी, फिर लोगों के ऊपर वो सरकार चलाएंगी। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी होती है। बाकी जो दूसरा पोर्शन था जिसमें कि था प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स, इनमें क्या होता था, ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो चैप्टर 5 में था। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि ये लोग सरकार को बाहर से उनकी नीतियों को बेसिकली देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें जज करते हैं, रादर देन कि खुद पार्टिसिपेट करने के। अकाउंटेबिलिटी और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम रहती है एज कम्पेयर टू दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन को हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, हम लोग इस सेक्शन को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें है हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या हमें जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी ज़रूरत है। ये सब जो फंडामेंटल क्वेश्चन है इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी वाले सेक्शन को। तो जिस पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है पॉलिटिकल पार्टी देखते ही कि ये होता है, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, तो एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, मैंने जैसा कि उस डायग्राम में दिखाया था कि दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स बोलते हैं ना। ये क्या करते हैं, ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, ये सरकार की नीतियों को बस देखते हैं। और दूसरा वाला जो है ये है पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या करेंगे, ये खुद पार्टिसिपेट करेंगे। जो प्रोसीजर होता है इलेक्शन वाला, उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद सरकार बनाएंगे और फिर उसमें सरकार चलाएंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डेफिनेशन में जो दिया हुआ है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का ग्रुप है। आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पता होगी तो आपको पता होगा डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस वही है कि बहुत सारे लोग एक साथ आके एक ग्रुप बनाते हैं एंड देन वो फिर उस ग्रुप को प्रोपेगेट करते हैं और उसके बेसिस पे अपनी आइडियोलॉजी बनाते हैं। तो वहाँ से ये वाला टर्म प्रभावित है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, मतलब एक साथ आए, फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने का सेंस क्या होता है, उसमें ऐसा थोड़ी कोई फाइट हो रही है WWF वाली और WWE वाली। उसमें क्या होता है, लोग हैं, लोग इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं। तो इनकी पार्टी है, लेट्स से कि P1 पार्टी है, ये P2 पार्टी है और यहाँ पर P3 पार्टी है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ी करेगी ये वाली बॉडी, ये वाली जो P1 पार्टी है, वो कैंडिडेट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है कि आपका एरिया बोल सकते हैं आप, जहाँ तक एक डिमार्केशन होता है हर एरिया का कि इतने लोग ही इस कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। जो डिमार्केशन होता है ना, उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, तो इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले लोग हैं वो इसको वोट देंगे और वोट में अगर ये जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग कॉम्पीट करने के लिए P2 है, P3 है, ये पार्टियों के कैंडिडेट भी होंगे, तो जो भी जीत जाएगा वो फाइनल इसका कैंडिडेट होगा। तो ऐसे करके पार्टिसिपेट करते हैं। जब कैंडिडेट जीत गया तो ये क्या हो गया, ये MP बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या होगा, एक अकाउंटेबल पोस्ट इसने हेल्ड कर ली, मतलब ये गवर्नमेंट के साथ आ गया, तो इसको बोलेंगे होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। तो आप कैसे लिखोगे इस डेफिनेशन को, सीधा सीधा है, कुछ लोग आए साथ में, उन्होंने क्या किया, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद फिर सरकार में पहुंच गए। बस इसको ही लिख देना अपने शब्दों में, इसी को बोलते हैं अ पॉलिटिकल पार्टी। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो ये बहुत आसान है, आप ऐसे देखिए, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम याद करिए आप वैसे ही, जो कि आपके हम एरिया में बहुत पॉपुलर हो। लेट्स से ले लेते हैं एक कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। अब इसमें आपको पता है एक हेड होगा जिसको चेयरमैन या प्रेसिडेंट बोला जाएगा। वो अभी कौन है, अभी सोनिया गांधी है, लेकिन
टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है, कभी कोई और हुआ करता था, कोई कभी और रहा। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे नेशनल लेवल की एक लीडरशिप होगी जिसमें बड़े बड़े लीडर्स होंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो सरकार की पॉलिसी वगैरह बनाएंगे कि क्या आइडियोलॉजी हमें फॉलो करनी है, क्या नहीं करना है। तो ये जो होंगे इन सबको बोलेंगे लीडर्स। लीडर्स में ये बेसिकली डिफरेंस होता है लीडर और एक मैनेजर में। मैनेजर सेम काम को रोजाना करते हैं, लेकिन लीडर्स क्या होते हैं, उस काम को विजनरी ढंग से करते हैं, मतलब उसका आगे इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये बेसिकली डिफरेंस आता है। तो ये लीडर्स क्या करते हैं, जो काम कर रहे हैं रोजाना उसको देखते हैं और दूसरे तरीके से, लाइक एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकें, और उस एफिशिएंट तरीके को यूज़ करके आज से 10 साल बाद ये देश या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो हैं वो कहाँ होगा, ये होती है लीडर की डेफिनेशन। तो यहाँ क्या रहेंगे, यहाँ बहुत सारे लीडर्स रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे ऊपर। अब इनके नीचे होते हैं बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स। ये एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कुछ प्रवक्ता वगैरह होते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ये नेशनल लेवल पे लीडर्स हैं। अब यहाँ पर स्टेट्स में पार्टी होगी सिमिलर, मतलब जो मैं पार्टी का जिक्र कर रहा था उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट क्या रहेंगे जो कि स्टेट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ऐसे ही वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ होंगे। तो ये रहेंगे एक्टिव मेंबर्स जो कि पार्टी के रहें, जो पार्टी के लिए काम करेंगे, दिन रात पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, और एक पर्टिकुलर पोस्ट भी हेल्ड करेंगे कि पार्टी का कोई कैंपेन है या फिर कोई लीडर के बारे में कुछ बात की जा रही है तो उसे प्रोपेगेट करने का काम करेंगे। और इनके नीचे आता है एक और हायरार्की जिसको बोलते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स आम जनता होती है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती है या उसकी आइडियोलॉजी से सहमत होती है, तो उन्हें बोलते हैं फॉलोअर्स। तो ये 3 होते हैं इसके कंपोनेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत ही क्यों है। ये क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन होता है, ये हर समय पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, इसके वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं लेकिन एसेंस वही रहता है कि इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे डेमोक्रेसी क्या बिना पॉलिटिकल पार्टी के चल सकती है, ऐसा करके पूछ लेंगे इसे, या फिर और कोई ढंग से इसे घुमा के पूछ लेंगे। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। 2 मॉडल हैं, 2 एग्जाम्पल हैं उनके तहत। ये 2 मॉडल हैं, ये तो आपको कोट करके आई नहीं है। दूसरी चीज़ क्या करना है, एक अगली स्लाइड में जो कि बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं उनसे भी वहाँ से बहुत सारे पॉइंट ड्राइव कर सकते हो आप। तो पहले इन मॉडल्स को समझ लेते हैं, ये क्या है। इसमें एक दिया हुआ है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वाला मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में लड़ रहा है उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, न उसका कोई एजेंडा है, न लोगों से उसने प्रॉमिस किया कि मैं ये करूँगा, तो जब वो इलेक्शन जीत जाएगा तो ऐसे ही बहुत सारे लोग इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर एक नेशनल कंसेंसस, मतलब लोग एक पास नहीं आ पाएंगे कि किस आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम सरकार बनाएं। जब सरकार नहीं बनेगी तो काम नहीं कर पाएगी, जब काम नहीं करेगी फिर तो लोगों का वेलफेयर, जो बेसिक एसेंस है डेमोक्रेसी का, वो उसमें मिसिंग रहेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका एक एजेंडा होता है, एक आइडियोलॉजी होती है जिसके बेसिस पे लोग उसे चुनते हैं, और उसे चुनने के बाद उसी बेसिस पे वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है तो उसके पास न तो कोई आइडियोलॉजी है, न कोई एजेंडा है, और फिर इतने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे तो आप आजकल एक टर्म सुनते होंगे, हॉर्स ट्रेडिंग। इसका मतलब होता है, जब भी आता है ऐसा इसलिए होता है कि जो ये वाला ग्रुप है ये चाहता है कि ये जो बिना आइडियोलॉजी वाले लोग हैं इनको अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर लिया जाए। अब इससे आपसे वोट किस लिए लिया था कि मैं किसी पॉलिटिकल विंग से बिलोंग नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली वो किसी न किसी विंग में जाके मर्ज हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जो वोटर जिसने उसको वोट दिया था वो चीटेड फील करता है। तो इसीलिए हमें एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो कि ये बताए कि हम इस आइडियोलॉजी पर ही काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये वाले मॉडल को ध्यान रख के काउंटर करना होगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दोनों मॉडल लिख के आने होंगे। तो दूसरा वाला है पंचायती मॉडल। मतलब आपने पंचायत के इलेक्शंस देखे होंगे, उसमें जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे नहीं होते। उसमें क्या रहता है, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रिकॉशनरी वर्ड है यह कि जो इंडिविजुअल पार्टी लाइन होती है वहाँ पर, जैसे कि कुछ लोग हैं वो गांव में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो वो जिस पार्टी को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से फिर गांव में स्प्लिट हो जाता है कि हाँ वो जिन पार्टी के लाइक जिन कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं वो उस पर्टिकुलर पार्टी के होते हैं। ऐसा चांसेस होता है कि 90 to 80% ये मैच करता है, रेजोनेट करता है। तो इसलिए वहाँ एक इंडिविजुअल लाइन रहती है। तो वहाँ क्या रहता है, वहाँ भी सिमिलर काइंड का कॉन्सेप्ट रहता है, जिससे क्या रहता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि यहाँ इंडिविजुअल लाइन है, लोग ऑलरेडी बटे हुए हैं
तो वहाँ पर एक बात पता चलती है कि अगर ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टी है उनके माइंड में, तो वहाँ एक अच्छा इलेक्शंस होते हैं, फिर मेजोरिटी से जीता है कैंडिडेट, उसके बाद क्या करता है वो उस पार्टी की पार्टी लाइन पर, मतलब जैसे कि लेट्स से बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इस देश में अभी सत्ता में है, वो पॉलिटिकल पार्टी से कोई बिलोंग करता है, वहाँ का इलेक्शन का जो चीफ जो जुड़ा हुआ है, सॉरी, वहाँ का जो प्रधान वगैरह या पंचायत का प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट हुआ है, अब वो इस पार्टी की आइडियोलॉजी से इतना प्रभावित है कि उसे लगता है कि जो उज्ज्वला योजना है जिसमें कि घर घर में सिलेंडर बांटे गए थे, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, तो उससे वो प्रभावित है, तो वो अपने गांव में उसे इम्प्लीमेंट करेगा। तो इम्प्लीमेंट करेगा तो क्या होगा, यहाँ एक डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा होगा। लेकिन वही इसके कॉन्ट्रास्टिंग देखिए, अगर वो इस आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं है तो क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंट करने में अपनी वो नहीं दिखाएगा दिलचस्पी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली पीपल विल सफ़र, कि जो जितने भी लोग हैं उस गांव के या फिर वोटर्स हैं, उनको वो डेवलपमेंट की होप से उन्होंने इलेक्शन में वोट किया था वो उन्हें अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये दो मॉडल्स तो लिखने ही है आपको, उसके साथ साथ क्या लिखना है, जो कि अगली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनका कुछ काम होता है, वो काम क्या है वो हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसे हम लोग याद करने का तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोग याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो आप ऐसे समझिए, पहले यहाँ पे एक डायग्राम मैं बनाता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। एक पॉलिटिकल पार्टी है पी, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे, मतलब इलेक्शन में लड़ाई। वो कैंडिडेट यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, वो जीत जाता है, मतलब विनर होता है, और दूसरा कैंडिडेट, दूसरी पॉसिबिलिटी है उसकी कि वो लूज कर जाता है, मतलब अपना इलेक्शन नहीं जीत पा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो विनर होगा वो क्या होगा, सरकार का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, और जो हार गया है वो क्या करेगा, वो अपोजिशन का काम करेगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, अब ये गवर्नमेंट में आ गए तो ये क्या करेंगे, ये कुछ पॉलिसी चलाएंगे या फिर स्कीम्स चलाएंगे जिससे लोगों का वेलफेयर हो। और जो अपोजिशन वाले क्या करेंगे, ये वही सरकार को उन्हीं जो उनकी कमियां हैं उस पॉलिसी में एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का काम देके उसमें रिफाइनमेंट का काम करेंगे। बस ये बातें आपको समझ में आ गई तो यहीं से रिलेट करने हैं सारे पॉइंट्स। पहला चीज़ क्या है, मैंने बोला था एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो जब पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या करेगी, इलेक्शन लड़ेगी। तो इसका पहला काम क्या होता है, इलेक्शन लड़ना, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो इसमें बाकी चीज़ें इसमें जो भी दी हुई हैं वो बस आपको वैसे ही स्ट्रेच करके लिखा गया, लेकिन इसका बेसिक जो पॉइंट है वो यही लिखना है आपको। हेडिंग डालनी है कंटेस्ट इलेक्शन, उसके बाद फिर ये लिखना है कि इस ना इलेक्शन लड़ने से बहुत सारे लोगों का कंपटीशन बढ़ता है और ब्ला ब्ला, ये सब बातें लिखनी है। लेकिन ये टर्म जरूर लिख के आना आपको, पहला वाला कंटेस्ट इलेक्शन। अब इलेक्शन लड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है मैनिफेस्टो, मतलब सरकार को सपने दिखाती है, सरकार नहीं सॉरी, एक पॉलिटिकल पार्टी एक सपने दिखाती है अपने वोटर्स को कि मैं सत्ता में आता हूँ तो ऐसा करूँगा, अगर मुझे पावर मिलती है तो मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका एक विजन है और एक पॉलिसी और प्रोग्राम है। तो दूसरा टर्म क्या आएगा इसके बाद, पहला वाला इलेक्शन में लड़ रहे हैं, फिर वो जो मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी पुट डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो इससे क्या फ़ायदा रहता है, जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट प्रोग्राम लाइक लोग वोटर्स को देती हैं, तो फिर क्या होता है, वोटर्स के पास चॉइस होती है, और चॉइस होती है तो वो एक एफिशिएंट या फिर जो उन्हें दिखता है कि ये पॉसिबल गोल्स हैं जो कि अचीव किया जा सकते हैं, उन्हें चूज करते हैं। तो ऐसे उसके बेसिस पे एक रिफाइनमेंट प्रोसेस होती है, और जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है डेमोक्रेसी में, और क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी बढ़ती है। तो ये दूसरा काम हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का। क्या होता है कि पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि देश के लिए एक विजन बनता है, दूसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी बनती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अब तीसरा वाला पॉइंट, जैसे ही ये इलेक्शन में जीत गया, एक पॉसिबिलिटी ये थी, दूसरा वाला हार गया। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, जो जीत गया है कैंडिडेट, जीत गया तो वो क्या जाएगा, वो पार्लियामेंट में जाएगा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। अब पार्लियामेंट में क्या करेगा, वो कुछ लॉ बनाएगा। तो ये क्या दूसरा काम है, तीसरा काम, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो ये काम लिखना है आपको। अब फोर्थ वाला क्या पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, फोर्थ वाला पॉइंट लिखा हुआ है फॉर्म एंड गवर्न रन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या रहेगा, जब वो एमपी बन गया उसके बाद क्या करेगा, उसे कोई पोस्ट दी जाएगी कि आपको ना हेल्थ मिनिस्ट्री देखनी है या फिर आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री देखनी है। तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोस्ट मिल गई जिससे कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन गया।
तो यहाँ क्या हो रहा था, लॉ मेकिंग में काम हो रहा है, तो उसके आगे वाला क्या जा रहा है, एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ गवर्नमेंट बना रहा है, तो ये इसका फोर्थ काम हो जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाले में देखते हैं, जो हार गया था उसने क्या किया, उसे कोई पोस्ट तो मिलेगी नहीं, वो क्या करेगा, अपोजिशन की तरह काम करेगा और सरकार को क्रिटिसाइज करेगा। तो इसका क्या काम रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल ऑफ अपोजिशन, मतलब अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी होता है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं और क्रिटिसाइज करती हैं गवर्नमेंट को इसके फेलियर्स के लिए। अब गवर्नमेंट को फेलियर के लिए क्रिटिसाइज करने से इन्हें क्या मिल रहा है, इन्हें ये जनता को एक मैसेज देना होता है कि ये लोग जो आपके प्रॉमिस करके आए थे वो नहीं कर पाए, इसलिए हमें अगली बार मौका दें। तो इससे क्या रहता है, एक डेमोक्रेसी में जो डिक्टेटरशिप वाला सेंस होता है कि एक ही पार्टी को बहुत दिन तक एक डेमोक्रेसी में रखा जाए, तो वो खतरनाक होता है। उसका लॉजिक ये है कि उन्हें लगता है कि सरकार कुछ भी करे लोग खुश हो जाते हैं, तो उससे उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाता है और एक हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं बन पाती। और जो अल्टरनेटिव व्यू है जो कि एक नेशन बिल्डिंग में सदैव रहता है, क्योंकि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस भी है, तो वो वाला सीन जरूर होता है कि अगर आपने कोई आर्गूमेंट दिया तो उसका नेगेटिव आर्गूमेंट भी है, तो उसको भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो जो काम अपोजिशन करता है, तो वो से भी जगह मिलनी चाहिए कि अगर ए रास्ते से आप लाइक पहुंचना चाहते हैं किसी जगह पे, तो बी रास्ते से कोई ले जाना चाहता है, तो उसे भी एक बार देखना चाहिए, क्या पता ये वाला एफिशिएंट हो। तो यहाँ इसलिए पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहनी चाहिए सत्ता में। तो ये तीसरा पांचवा काम लिख हो गया। अब लेट्स से ये सरकार में है, सरकार में गवर्नमेंट बना दी इन्होंने, गवर्नमेंट बना के इन्होंने एक निर्णय लिया कि जी हम नोटबंदी करना चाहते हैं। अब ये बात इन्होंने बोल दी, तो इससे क्या हो रहा है, इन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात बोली कि इससे ना कैशलेस हो जाएगी इकोनॉमी। कैशलेस मतलब जो हम लोग नोट अपनी जेब में रखे घूमते हैं वो नहीं रखने पड़ेंगे, हमारे जो नोट हैं या फिर हमारी जो करेंसी है वो डिजिटलाइज हो जाएगी। उससे क्या फ़ायदा है, ऐसे फ़ायदे बताए जाते हैं। एक तो जो आप अपने आप को बर्डन समझते हो कि मनी कैरी करने वाला, वो वाला एक तो चला जाएगा लॉजिक। दूसरा वाला क्या रहेगा कि प्रिंटिंग में जो पैसा लगता है गवर्नमेंट का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा क्या रहेगा, इसमें ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होंगे और रियल टाइम हो जाएंगे। अभी क्या होता है, आप पैसे देने के लिए किसी को जाते हो, चूँकि फिजिकल मूवमेंट हो रहा है ना किसी पर्टिकुलर करेंसी का, तो इसमें टाइम लगता है। लेट्स से कि मुझे बॉम्बे में ट्रांजैक्शन करना है, बॉम्बे में पैसे दे के आना है, तो मुझे बॉम्बे पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद नोट देने पड़ेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ से कार्ड स्वैप करूँगा और बॉम्बे पैसे पहुँच जाएंगे। तो ये फ़ायदे हैं। तो ये आइडिया उन्होंने दिया, तो ये लोगों को अच्छा लगा। अब यहाँ से लोगों को अच्छा लगा तो लोग क्या बोलेंगे, ये लोगों का ना ओपिनियन बिल्डिंग में भी काम करते हैं, मतलब एक शेप देते हैं उनके ओपिनियंस को। तो ये वाला भी इनका काम है। कैसे रिलेट किया है मैंने, पॉलिटिकल पार्टी जीती, जीतने के बाद फिर सत्ता में आई, सत्ता में आई, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, डिसीजन लिया तो उस डिसीजन को कैसे लोग फिर सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो फिर वहाँ से उनके दिमाग में एक ओपिनियन बनता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब अगला वाला आता है कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट क्या था कि ये जो है वेलफेयर मशीनरी वाला, कि गवर्नमेंट जब ये सत्ता में है ये लोग, तो क्या करेंगे, ये सरकार की जितनी भी मशीनरी है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, और यूटिलाइज करेंगे तो फिर जो स्कीम्स वगैरह चलाते हैं उससे वेलफेयर होता है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके दो केसेस बनते हैं। क्या केस बनते हैं, वो इलेक्शन में अपने कैंडिडेट खड़े करती है, वो हार भी सकता है, वो जीत भी सकता है। जब जीतेगा तो क्या करेगा, एक पोस्ट मिलेगी, एक पोस्ट मिलेगी तो सरकार बनाएगा, सरकार बनाएगा तो डिसीजंस लेगा, और डिसीजन लेगा तो फिर लोगों का वेलफेयर होगा। एक दूसरा अल्टरनेटिव है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हार जाती है, हार जाएगी तो क्या करेगी, अपोजिशन का काम करेगी। अपोजिशन का काम क्या रहता है, वो सरकार की पॉलिसी क्रिटिसाइज करते हैं, उससे एफिशिएंसी आती है और एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनती है। तो ये सब पॉइंट आप लिख दोगे तो देन ये इनफ होते हैं। अब आपको क्या है, जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसको दोबारा से टैकल करते हैं। ये वाला पॉइंट हमने देखा था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। तो पहले तो आपको ये लॉजिक देके करना है कि हाँ, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके हम देखें कि हमें इसलिए डेमोक्रेसी चाहिए, ये तो बात सही है। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी दूसरे काम भी करती है जो कि ये है। तो उनमें से 3-4 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपका कितना ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने ही मार्क्स का है, आपको पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जस्टिफाई करना है उसे। तो अब चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें ये देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या स्थिति है अभी, कि कितने पार्टी का सिस्टम होना चाहिए। मतलब एक कंट्री है, उसके अंदर कितनी पॉसिबल लाइक कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए। किसी देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है, किसी में बहुत सारी हैं, किसी में 2 हैं, और हमारे भारत लाइक हमारा इंडिया है उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं।
अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ क्यों हैं, तो बहुत सिंपल सा आंसर लिखना है। क्या लिखोगे? आप इंडिया को देखिए, वैसे एक दिन बैठ के ऐसे निहारते रहिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों है इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम, क्या है। अब जो पहाड़ी लोग हैं, ऊपर से देखिए कैसे ज्योग्राफी देखिए, यहाँ पर माउंटेन्स हैं तो यहाँ के लोग प्लेन से डिफरेंट होंगे थोड़े से। नीचे जाइए थोड़ा साउथ में, यही का ट्रॉपिकल रीजन है तो यहाँ पर कुछ चेंज रहा होगा बिहेवियर में नॉर्थ वालों से, इस वाले हिंदी बेल्ट से। फिर इधर जाइए कोस्टल इलाका, तो यहाँ पे कुछ चेंज है ज्योग्राफिकल, तो ह्यूमन में चेंज जरूर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी से ह्यूमन डिसाइड होता है, हिस्ट्री डिसाइड होती है, हिस्ट्री से ज्योग्राफी। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, लेट्स से कि आप कोस्टल इलाके में रहते हैं तो आपका खान पान रहन सहन वो इसी हिसाब से होगा कि कोस्टल की जैसी लाइफ होती है। अगर आप यहाँ रहते हैं, पहाड़ों की ज़िंदगी रहते हैं, तो वहाँ पर मैकडी नहीं मिलेगा आपको। वो कहाँ मिलेगा? वो यहीं मिलेगा जहाँ प्लेन है। ठीक है, क्योंकि वहाँ वीट प्रोड्यूस कहाँ होता है? जहाँ पे वीट प्रोड्यूस होता है वहीं पे आपको पिस्ता मिलेगा, और सॉरी वहीं पर आपको पिज़्ज़ा मिलेगा और बाकी चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पहाड़ी इलाके में क्या होता है, वहाँ जो जो चीज़ें होती हैं उगती हैं उसके हिसाब से यहाँ का रहन सहन होगा और कल्चरल लाइक डाइवर्सिटी होंगी। तो ऐसे आपको डिफाइन करना। अब इंडिया की डाइवर्सिटी देखिए आप, यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट करिए, साउथ तक जाइए या फिर इधर ईस्ट से वेस्ट तक जाइए, आपको बहुत डाइवर्सिटी दिखेगी। तो जब बहुत डाइवर्सिटी है तो लोगों के एस्पिरेशंस को लाइक वो देने के लिए, लीडरशिप देने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होंगी। तो जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होंगी तो इंडिया में कैसा सिस्टम रहेगा? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ऐसे आप लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में, मतलब इफ़ दिस हैपन बिकॉज ऑफ दिस देयरफॉर, ऐसे करके लिखेंगे ना तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं लिखना, कुछ भी लिखते जाना है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसे लिखोगे तो पूरे मार्क्स देंगे। और बाकी वर्ड लिमिट देखी जाती है, लेट्स से कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उन्हीं पॉइंट्स को फिर आगे भी थोड़ा सा एलेबोरेट करते रहिए, एग्जाम्पल दे देके। जैसे कि मैंने बोला कि लेट्स से हिंदी बैड, तो यहाँ पे लैंग्वेज वाला आ गया, तो लैंग्वेज को आप देख दे दिए कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, उसकी वजह से अलग अलग लोग हैं। फिर उनमें डिवीजन कर दीजिए कि लोग इस बेसिस पे बटे हुए हैं, इस बेसिस पे, तो इन सबको लीडरशिप देने के लिए ये लोग चाहिए होते हैं। तो ऐसे करके आपको आंसर लिखना होगा। अब देख लें वर्ल्ड में, वर्ल्ड की स्थिति क्या है। हाँ, वर्ल्ड में देख रहे हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों के सिस्टम्स हैं। इसमें ये यूएसए है, अमेरिका जिसको बोलते हैं। ये वाले में कौन से कंट्री है? यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम होता है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक रिपब्लिकन पार्टी। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पूरा साउथ अमेरिका उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक्सेप्ट ये वाला रीजन, क्योंकि ये वाला रीजन यहाँ से बिलोंग करता है, यूरोप से। यहाँ देखिए कनाडा में भी सिमिलर काइंड मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब बहुत सारी पार्टियाँ होंगी, वो इलेक्शन लड़ेंगे, कोई भी जीत जाएगी। इंडिया में देख लेते हैं, अपने इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। उसका लॉजिक क्या बताया मैंने, जो यहाँ बताया उसी को आपको कोट करके आना है। यहाँ देखिए एक चीज़, ये है चाइना। ठीक है, चाइना जिसे हिंदी में चीन बोलते हैं। अब इस कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम है, मतलब एक ही पार्टी है, वही रूल करती है। अब इससे फ़ायदा, इसे डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप इसे डेमोक्रेसी बोलते हो या नहीं बोलते हो, कुछ पैरामीटर्स पे, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पढ़ने की। बस आप ऐसे समझिए कि इसको एक डेमोक्रेसी की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लीडर चेंज होते रहते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी चेंज होती रहती है। इसकी वजह से लोग बोलते हैं कि चेंज तो हो रहा है ना, तो वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसे डेमोक्रेसी की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसका मतलब समझिए, की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो डेमोक्रेसी है। ठीक है, वैसे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो कि अलग चीज़ है, जो कि डेमोक्रेसी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, 2-3 एग्जांपल के तौर पे, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, और जो यूके है उसमें भी 2 पार्टी सिस्टम है, कनाडा और साउथ अमेरिका ये सब में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे। अब मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया का केस थोड़ा सा यूनिक है। इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसके बाद से 2 चीज़ें और बनती हैं, उनको बोलते हैं अलायंस और फ्रंट। ये क्या चीज़ होता है? मैंने बताया था कि इंडिया एक ऐसे मैप में देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जब डाइवर्सिटी है तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब ये जब ग्रुप्स किसी नेशनल इलेक्शन में, मतलब जनरल इलेक्शंस में, लोकसभा वगैरह के में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके पास इतने वोट नहीं होते कि सरकार बना ले नेशनल लेवल पर। तो क्या करते हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ को एक पास लाके उनके साथ क्या करते हैं, एक एजेंडा पर बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर सरकार बना लेते हैं। तो ये एक पास आना है ना इनका, इसी को बोलते हैं अलायंस।
तो इंडिया में ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बहुत अभी हो रहा है। अभी आप देखेंगे जो अभी सत्ता में है, दो अलायंस हैं, एनडीए और यूपीए। जो यूपीए है उसमें चीफ पार्टी मतलब सबसे मेजर पार्टी है कांग्रेस, और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। तो ये दो अलायंस हैं। ये क्या करती है, इनमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कि इनके साथ शेयर करती हैं सेम एजेंडा, और जब इलेक्शन लड़ती हैं तो एक साथ इलेक्शन लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं, एक साथ सरकार बनाती हैं। तो ये दो आपको याद रखना एग्जाम्पल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलायंस क्या है, फ्रंट क्या है। फ्रंट भी वही चीज़ है बेसिकली, दूसरा नाम समझ लीजिए आप अलायंस का। इंडिया में क्या होता है कि जो ये दो बने हुए हैं यूपीए और एनडीए, इनको अलायंस बोल देते हैं, और इनके अलावा कोई भी तीसरा बनता है तो उसे फ्रंट बोल देते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन इसका जनरल मीनिंग ये है कि फ्रंट भी अलायंस का ही एक रूप है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आ ही रही है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि एक नया अल्टरनेट बन रहा है, तो इसलिए उसको फ्रंट बोल दिया जा रहा है। अब इसका एक माइन्यूट डिफरेंस होता है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा। जो अलायंस बनते हैं उसमें आइडियोलॉजी बेसिकली पूरी तरह क्लैश नहीं करती, पूरी तरह मतलब ओवरलैप नहीं करती, लेकिन सब सर्टेन पोर्शन, सर्टेन जो पार्ट है आपकी आइडियोलॉजी का, वो आपके दो जितने भी पार्टनर हैं उनके साथ मैच करता है। लेकिन फ्रंट में ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि बीएसपी रहा ऐसे पार्टी, या तृणमूल कांग्रेस रहा टीएमसी, ये सब पॉलिटिकल एनसीपी रहा, ये सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अगर फ्रंट बनाती हैं, थर्ड फ्रंट, तो फिर ये इनसे अलग हैं। कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी, इस टाइप से होता है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपके इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज़ बेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बहुत क्वालिटी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं है, इसलिए क्वालिटी है। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है कि जैसे आप सोचना चाहते हो वैसे इसका आंसर सही है। मतलब इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द बेस्ट आंसर ऑफ दिस कॉमन क्वेश्चन इज दैट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा फनी वे में लिखा है इन्होंने, पर आप ऐसे समझिए, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, किसी देश की जैसी ज्योग्राफी है, जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं, उस हिसाब से लोग इवॉल्व करते हैं एक सिस्टम, जिसके हिसाब से वो अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं। लेट्स से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, एक राजा हुआ करता था, उसके नीचे बहुत सारी प्रजा हुआ करती थी, ऐसा सिस्टम हुआ करता, जिसको कि मोनार्क बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम। ठीक है। अब ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, डेमोक्रेसी आई, अभी भी बहुत सारी कंट्री उनमें और अलग अलग मॉडल्स फॉलो करते हैं। तो ये मॉडल्स हैं उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग होते हैं, न कि ऐसा कि हर एक में एक ही जैसा लाइक मॉडल अप्लाई कर दो। जो मैं बोल रहा हूँ उसका लॉजिक क्या है, आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, अब 5 और लोग एक ही टाइम पर लाइक आप लोगों की अलग अलग पसंद होंगी कुछ ऐसे, जैसे कि आप अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते होंगे, अलग अलग टाइप के खाना पसंद करते होंगे, ऐसा। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो इनमें से कौन सा बेस्ट मॉडल है, तो आप क्या बोलोगे? ये डिपेंड करता है। तो ऐसे ही सेम आंसर इसका देना है कि डिपेंड करता है, वही वाला। तो इसको घुमा के इन्होंने लिख दिया है कि द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं लिखना, लेकिन ये उन्होंने थोड़ा सा फनी वे में लिखा है, ये आंसर नहीं है। आंसर ये है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वो सिचुएशन क्या है, उसकी ज्योग्राफी, कल्चरल इवोल्यूशन कितना हुआ उस सोसाइटी का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपको लिख के आना। बाकी जो इसमें अंदर दिया हुआ है वो वही चीज़ है जो मैं आप समझा रहा हूँ कि इंडिया हैज इवॉल्व मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज द सोशल ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑल दोस। ये फैंसी वर्ड्स होते हैं, इनको आपको कोट करके आना है ज़रूर, क्योंकि इसके बिना इंप्रेस नहीं होते हैं एग्जामिनर। मल्टी पार्टी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ज्योग्राफी तो आप समझते हो ना, जो फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, मतलब जो आपको आसपास दिख रहा है उसमें जो चेंज है ज्योग्राफी में, कि कहीं पर गर्म क्षेत्र है, कहीं पर ठंडा है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर लेक है, कहीं पर रिवर है, यही सब ज्योग्राफी के अंतर आता है। ठीक है, तो जो चेंज आ रहा है, आपने देखा होगा कि आप कभी लेट्स से कि नॉर्थ में रहते हो और ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत ठंडी लग रही है आपको, और आप चले गए कहाँ पर, साउथ में, लेट्स से केरला चले गए, तो आप बोलोगे कि यहाँ तो ठंड पड़ नहीं रही। तो क्या हो गया, सेम ही टाइम पे आप देख रहे हैं कि देश के 2 पार्ट में अलग अलग तरीके का रहन सहन है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि देश में डाइवर्सिटी है। वहीं आप जून के महीने में हो और दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली या एनसीआर में, तो आपको वहाँ गर्मी लग रही है। अब आप चले गए शिमला, आप वहाँ बोल रहे हो कि ठंड पड़ रही है। तो क्या हो रहा है कि ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है जो कि नया हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है इंडिया में इलेक्शन वाला। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि
बेसिकली क्या क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्या है, और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं, जैसे कि मल्टी पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन लड़ेंगी तो कोई मशीनरी होगी जो उसे रेगुलेट करेगी। जो वो मशीनरी है वो कैसे काम करती है, इसको देख लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने समझाने के पर्पज से इसे रखा हुआ है, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आता है तो जो हम बोल रहे हैं उसका कोई मीन नहीं रहता। तो आप यहाँ देखिए पहले कि पूरा देश है, उसको किस में बांटा हुआ है, छोटे छोटे राज्य में। ठीक है, अब जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये लेट्स से कि मैं एक राज्य ले लेता हूँ गुजरात। ठीक है, अब इस गुजरात राज्य को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। और डिस्ट्रिक्ट्स को किन में बांटा गया है, इसको अगर डिपेंड करता है कि अगर लेजिस्लेटिव हिसाब से, मतलब रूल बनाने के हिसाब से बांटा जाए तो ये जाएगा डायरेक्टली गांव की तरफ। अगर इसे एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखा जाए तो ये जाएगा ब्लॉक की तरफ। और अगर इसे देखा जाए रेवेन्यू पर्पज से तो ये जाएगा तहसील की तरफ। तो ये 3 डिवीजन होते हैं, और इसके नीचे जाता है विलेज लेवल। ठीक है, और इसका अल्टरनेट एक यहाँ होता है, इसको फिर आप जो मैंने रूरल वाला इलाके का लिखा है सिमिलर कर दो, विलेज को आप रिप्लेस कर दो सिटी से, देन वो सेम हो जाता है। एक शहर है, एक गाँव, सॉरी एक राज्य है, उसके अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे शहर रहेंगे। और उसमें भी फिर कैटेगरी होती है कि टीयर 1 टीयर 2 ऐसे करके रहता है कि कौन सी वाली सिटी को आप, वो पॉपुलेशन के बेस पे डिसाइड किया जाता है। अब क्या हुआ, अब इसमें जो पूरा देश है, इसमें जो हर राज्य है, राज्य को छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता है। जो एक एरिया होता है ना, इसको एक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जो यहाँ के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, यही लोग इसको चुनेंगे, इस वाले कैंडिडेट को जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ रही है, कहाँ लड़ रही है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि पर कैंडिडेट वहीं से खड़ा होगा उनका एक एक। अब ये पॉलिटिकल पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कौन डिसाइड करेगा, एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इसे रेगुलेट करती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा जिक्र किया गया। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि मैं भी इलेक्शन में खड़ा होने लग जाऊं, या फिर मैं भी इलेक्शन में लड़ने लगूं। तो क्या बोलेगी ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी को पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्टर किसके साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। वो फिर लिस्ट बनाएंगे, फिर आपको कुछ लाइक एक सिंबल देगी, वो सिंबल के बेस पे आप बोलेंगे कि हाँ ये वाली सिंबल पे वोट डालें। ये सिंबल का लॉजिक क्या होता है, सिंबल का लॉजिक ये होता है क्योंकि इंडिया में इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से एटलीस्ट लोग एक पर्टिकुलर सिंबल को देख के वहाँ वोट दे आए, अगर वो लिटरेट नहीं है। तो इससे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि इंडिया में कॉन्सेप्ट दिया गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सारे देश के जो 18 साल से ऊपर के जितने भी सिटीजन हैं, उन सबको अधिकार है वोट देने का। ये बात क्यों ना की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी क्राइटेरिया के बेस पे हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करें, क्योंकि यहाँ काम एफिशिएंसी से ज़्यादा आता है रिप्रेजेंटेशन का। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, एफिशिएंसी तो प्राइवेट कंपनी में देखी जाती है। रिप्रेजेंटेशन होता है कहाँ पे, एक कंट्री लेवल पे या फिर किसी भी डेमोक्रेसी में, कि हर जो डाइवर्सिटी है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो सब ग्रुप हैं, उनको सत्ता में भागीदारी मिल रही है कि नहीं। नहीं तो वो क्या करेंगे, वो उसे अपना कंट्री नहीं समझेंगे, उन्हें लगेगा कि हमें तो कोई डिसीजन मेकिंग में शामिल कर नहीं रहा। तो यहाँ से फिर ये वाला लॉजिक निकलता है। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला सीन है, उसका एक पर्टिकुलर वो दिया हुआ है मैंने, एक डेटा यहाँ पे देखिए, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसमें, लोकसभा के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो जस्ट वैसे ही है, बस आप इसको ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट खड़ा होगा, और कैंडिडेट क्या करेगा, फिर इलेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है उसको कौन रेगुलेट करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये किन इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा इलेक्शंस की। वही बात होती है एमएलए वाले इलेक्शंस, उन्हें भी इलेक्शन कमीशन ही रेगुलेट करता है। और पंचायत वाले इलेक्शंस को उनको स्टेट कमीशन, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो रेगुलेट करता है। बस ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि स्टेट पंचायत के इलेक्शन को कौन सा बॉडी रेगुलेट करती है, तो उसमें ऑप्शंस दे दिया लेट से आपको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या आंसर लगा कहना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सिस्टम पे। अब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या आइडियोलॉजी होती हैं और क्या क्या इनके बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं।
तो इंडिया में, जैसे मैं इंडिया के बेसिस पे बात करूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी, उसे हम एक ऑर्गेनाइज ग्रुप भी तो बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज ग्रुप से पॉलिटिकल पार्टी बनने में क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है। वो ट्रांजिशन क्या है कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी बोलते हो तो उसका एक सिंबल होगा, उसकी एक लाइक रजिस्टर्ड होगा वो, और उसके बारे में जितनी भी उसकी डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। तो पहली चीज़ क्या होती है रिक्वायरमेंट, दैट इज रजिस्टर्ड। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होती नहीं। अब रजिस्टर्ड में दो कैटेगरी होती हैं, एक रिकॉग्नाइज और एक अनरिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज वाली होती हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। और अनरिकॉग्नाइज में कौन सी होती हैं, जो बच गई, जो नेशनल पार्टी भी नहीं है और स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी भी नहीं है, वो क्या बन जाएगी, अनरिकॉग्नाइज पार्टी। बस इतना याद रखना है क्लासिफिकेशन। अब जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कौन सी होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी वो कौन सी होती हैं, इसके सर्टेन क्राइटेरिया हैं जो किसने दिए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उनके बेसिस पे हम बोलते हैं ये वाली जो पार्टी है वो स्टेट की पार्टी है, ये वाली पार्टी है वो नेशनल पार्टी है। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो नेशनल पार्टी होती हैं उन्हें कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से थोड़ा सा कंसेशन मिलता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। उन्हें पार्टी ऑफिस दी जाती है, उन्हें जब इलेक्शन के टाइम पर जो गवर्नमेंट के जितने भी सोर्स होते हैं उनमें से थोड़ा यूटिलाइजेशन के लिए मतलब हेल्प मिलती है। तीसरा ये रहता है कि जब जितने भी टीवी होते हैं, गवर्नमेंट के चैनल्स होते हैं, उन पर उन्हें प्रचार करने का वो मिलता है, और प्लस बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। और इनके जो नेशनल सिंबल हैं वो रिजर्व होते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते हर इलेक्शन के साथ से। ऐसे स्टेट में इलेक्शन है तो वहाँ भी सेम लॉजिक फॉलो होगा। अनरिकॉग्नाइज में क्या होता है, आपने रजिस्टर्ड पार्टी तो रखी है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो क्या रहेगा उसके साथ, उसका पार्टी सिंबल उसमें चेंज हो जाएगा हर इलेक्शन में। तो उससे क्या नुकसान है, वोटर्स जो इलिटरेट है उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये वाली कौन सी पार्टी थी। लेट से किसी और पार्टी ने काम किया था, उन्हें सिंबल और कोई सा दिख गया और वो उस पर लगाएंगे, तो जो उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये है इसमें डिफरेंस। तो हम लोग अब देखेंगे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है, उनके क्या क्राइटेरिया हैं। तो ये अगली स्लाइड में दिया हुआ है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशंस 110% पूछी जाती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये हर लेवल के एग्जाम से लेके, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड्स के एग्जाम हो, हर जगह ये इनका जिक्र आता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, और इनका कितनी पार्टी हैं वो सब ऑप्शंस में डाल दी जाती हैं। तो पहली चीज़ आप समझेंगे यहाँ पे एक नेशनल पार्टी क्या होती है। तो आप ऐसे देखिए कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसके रिजल्ट के रूप में दो ही चीज़ें होती हैं। क्या होता है, या तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट जीतते हैं आप, या फिर पर्टिकुलर नंबर ऑफ वोट आपको मिलते हैं। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, एक तो सीट और एक वोट जितने मिले हैं। अब बस यहीं से निकलते हैं क्राइटेरिया पूरे। पहला वाला देखेंगे आप, क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है 6% किसी को वैलिड वोट्स मिले हों, किसमें, एनी 4 और मोर स्टेट में एट जनरल इलेक्शन। आप देखिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। देखिए एक है ये देश, मतलब कंट्री, वो इनके राज्य, इनके अंदर क्या होते हैं, राज्य मतलब प्रोविंस या फिर स्टेट या फिर स्लैश स्टेट, ठीक है। अब यहां पर जब सरकार चुनी जाती है उनको बोलते हैं जनरल इलेक्शन। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उन्हें बोलते हैं जनरल इलेक्शन। अब जो इनके इलेक्शंस होते हैं ये होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये इलेक्शंस होते हैं। अब आपको पता करना होता है कि कौन से में कितने वोट मिले और कितनी सीट मिली। अब देखिए इसके हिसाब से हम नेशनल पार्टी देख रहे हैं, तो इस वाले देश वाले इलेक्शन में अगर आपको कितना मिला है, 6% वैलिड वोट मिले हैं, और उनके साथ साथ क्या मिला है, क्योंकि पूरे देश में हो रहा है तो इसमें राज्य ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। तो ये जो 6% वोट है वो कितने से मिल जानी चाहिए, 4 राज्यों में मिलके मिल जाए या फिर उससे ज़्यादा राज्यों में मिलके मिल जाए। तो आप क्या बन जाओगे, एक लोकसभा में मतलब एक कैंडिडेट बन जाओगे, नहीं सॉरी, एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करोगे। इसके साथ साथ क्या है, एंड लिखा हुआ है। एंड क्या है, आप कितनी सीट जीत जाओ, 4 सीटें और जीत जाओ, किसमें, लोकसभा में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्राई किया गया है। या तो ऐसा होता है कि इतने % वोट मिल जाए आपको इतना इलेक्शन में तो आप होते, एक होता है इतने % सीट मिल जाए। इसमें क्या रखा गया है, एक दोनों का कॉम्बिनेशन रखा, इतने % वोट मिल जाए आपको, ठीक है, कितने, 6% वोट मिल जाए, कहाँ से, 4 राज्यों में या फिर 4 से ज़्यादा राज्यों में।
सिमिलरली क्या है ये लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, मतलब अगर आप नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और 4 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं, तो आप जब भी तो नेशनल लीडर की तरह काम कर सकते हो ना। तो वो वाला लॉजिक भी यहाँ रखा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, मतलब राज्य वाले होते हैं वो वाले इलेक्शन हो, या फिर जनरल इलेक्शन देश वाले इलेक्शन हो, उनमें से किसी में भी 4 राज्यों में आपको क्या मिल जाए, 6% से ज़्यादा वोट मिल जाए या फिर 6% वोट मिल जाए। उसके साथ साथ क्या हो, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है और आप क्या 4 सीटें जीत जाओ, कहाँ पर, पार्लियामेंट में और एनी स्टेट। समझ रहे हो ना, कि मतलब एनी स्टेट और स्टेट्स, इसका मतलब है कि एक स्टेट में ही जीत जाओ चारों सीट, या फिर बहुत सारे 4-5 स्टेट जितने भी मिला के उन सब स्टेट्स में जीत जाओ आप 4 सीट टोटल। तो ऐसा होगा तो आप क्या बन जाओगे, आप एक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर लोगे, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा वाला क्या है, अब मैं ये बात कर रहा था कॉम्बिनेशन की, अब इसमें वोट की बात, सॉरी सीट्स की बात कर दिया है। सीट मतलब कितने कैंडिडेट चुन के आपके पार्लियामेंट में पहुंच जाए, उसको बोलते हैं सीट। तो इसमें क्या है, 2% सीट जो टोटल लोकसभा की हैं उनमें से आपको मिल जाए जनरल इलेक्शन में, और कैंडिडेट इलेक्टेड क्या है, फ्रॉम 3 स्टेट, मतलब वो सब जो हो रहा है वो 3 स्टेट से होना चाहिए ऐसा। 2% of the seat in the Lok Sabha at the general election and these candidates are elected from 3 states। जो 2% सीट होनी चाहिए वो 3 स्टेट से होनी चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, लेट से 500 सीट है लोकसभा में, अब इसमें से आपको कितना चाहिए, 2% चाहिए। तो देखो इसका 1% कितना हुआ, 5 सीट, तो 2% कितना हो गया, 10 सीट। तो आपको 10 सीट जीतनी होंगी। 10 सीट कैसे जीतोगे, या तो आप एक राज्य से जीत लो, या फिर दूसरे दोनों राज्यों में मिला के जीत लो, या तीसरे राज्यों में मिला के। 3 से ज़्यादा स्टेट से जीत लो तो फायदा नहीं है, 3 राज्यों में मिनिमम है इसमें देखा गया। ये वाले जो राज्य हैं 3 स्टेट, इनमें ही आपके मिला के 10 होने चाहिए। ऐसा हो जाता है तो फिर आपको नेशनल पार्टी बना दी जाएगा। और जो थर्ड वाला क्राइटेरिया उसमें बोला गया है 4 राज्यों में आप ऑलरेडी पहले से क्या हो, स्टेट पार्टी का दर्जा रखते हो, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग कि हमारे देश में कौन कौन सी नेशनल पार्टी है। तो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 7 नेशनल पार्टी दी हुई हैं, लेकिन आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय देश में 8 पॉलिटिकल पार्टी हैं। ठीक है, तो एक बढ़ चुकी है, तो आपकी एनसीईआरटी में 7 दी हुई हैं, वो आउटडेटेड डाटा है, आप इसे 8 कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 कौन कौन सी है जो आपके में दिया हुआ, बीएसपी दी हुई है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि 1984 में पॉलिटिकल पार्टी बनी, किसके द्वारा, कांसीराम के द्वारा। इसका जो पार्टी सिंबल है वो क्या है, एलिफेंट। दूसरी है AITC, मतलब TMC सॉरी, तो ये बनती है जो ममता बनर्जी का नाम सुना होगा आपने, जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, उनकी पार्टी है ये। एक है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं बीजेपी, इसके प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा। ये पॉलिटिकल पार्टी 1980s में बनी थी। वैसे इसका जो भारतीय जनसंघ था वो 1951 में बन गया था, लेकिन उसके बाद से उसको बाद में डिजॉल्व हुआ। देन जो आज की भारतीय जनता पार्टी है वो 1980 की है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो है ये कमल का फूल, लोटस जैसे बोलते हैं। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, तो यहाँ पे एम लगा लीजिए, मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ये 1925 की बनी हुई है, मतलब आज़ादी के आंदोलन में इसने पार्टिसिपेट किया था। और ये मार्क्सिस्ट वाली है 1964 की पार्टी है। ये बाद में क्या हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, उसी से इनके कुछ मतभेद थे, तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम। एम मतलब मार्क्स की जो विचारधारा को फॉलो करते हैं। और ये वाला है INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1885 की बनी हुई पॉलिटिकल पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये NCP, जो कि महाराष्ट्र में इसका बेस है। और अभी जो सरकार बनी हुई है महाराष्ट्र में, जिसके CM उद्धव ठाकरे हैं, उसमें इनकी पार्टिसिपेशन है। तो इसके जो हेड हैं वो शरद पवार। और ये पॉलिटिकल पार्टी कब बनी थी, 1999 में। ठीक है, तो ये कांग्रेस के ही बेसिकली अलग होकर बनी थी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, 7 पार्टीज यहाँ पे जिक्र किया गया जो आपकी NCERT में दी हुई है। अब 8वीं एक और पार्टी है जो कि आज का स्टेटस है, तो उसमें देखेंगे एक और पॉलिटिकल पार्टी है, ये है नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP। ये कहाँ पर है, मेघालय, आपने स्टेट सुना होगा। उसके एक लीडर थे PA संगमा, जो कि जो हमारा लोकसभा है उसके स्पीकर भी रहे हैं, उनकी पार्टी है ये वाली। ठीक है, तो इस पार्टी को दर्जा मिला है नेशनल पार्टी का। किसने दिया होगा,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किस बेसिस पे? जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए, कौन कौन से बताएं आपको? एक तो वही 6% पोलिंग वाला, और एक कितना 2% सीट मिली हो 3 राज्यों से, या 6% वो मिले हो आपको, वोट मिले हो टोटल कितने 4 राज्यों से, और तीसरा क्या है 4 राज्यों में आप स्टेट पार्टी हो। तो ये आपको याद रखना है, ये क्राइटेरिया। इनमें से कोई सा एक भी फॉलो हो रहा है तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जो एनपीपी है उसका सिंबल क्या है? बुक। ठीक है, ये बहुत ही एक जीके का क्वेश्चन ही बन सकता है यहाँ से। नॉर्थ ईस्ट की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी बनी है, जिसका नाम है नेशनल पीपल पार्टी। अब चलते हैं स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सिमिलर मैंने बताया था, एक तो वोट होते हैं और एक नंबर ऑफ सीट होती है, मतलब कितने कैंडिडेट आपके चुने गए। उन दोनों के बेसिस पे ही एक बार क्या किया गया, पर्टिकुलर वोट के नाम पे बोल दिया, एक बार सीट्स के नाम पे, एक बार इनके कॉम्बिनेशन के नाम पे। तो ऐसे करके पॉइंट बनाए जाएंगे, तो जिनको आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे पहले वाले में लिखा हुआ है 6% वैलिड पॉइंट, मतलब एक सरकार का एक राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन, ठीक है, और उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, मतलब वहाँ पे सीएम चुना जाना है, उसके लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो उस वाले इलेक्शन में अगर 6% वोट मिले हैं आपको, जितने वोट हुए हैं उनके, और उसके साथ साथ 2 सीट और मिली हैं, तो आप क्या बन जाओगे? उस स्टेट की स्टेट पार्टी बन जाओगे। यही चीज़ नेशनल पार्टी में क्या थी? 6% वोट थे लेकिन 4 सीट थी वहाँ पे, किसकी? लोकसभा की। ये ध्यान रखना, उसमें लोकसभा लिखा हुआ, पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ। पार्लियामेंट हो जाता तो राज्यसभा में भी अगर सीट है तो चल जाता है काम, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये मैं दोबारा आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा की होनी चाहिए 4 सीट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या रहेगा? ये सीट और किसके बेसिस पे? वोट के बेसिस पे, दोनों का मिक्स किया है। एक दूसरा वाला देख लेते हैं, इसमें बोला गया है कि लोकसभा में अगर तुम्हारे इलेक्शन हो रहे हैं तो अगर 6% वोट मिले हों, एक सीट मिल जाए आपको लोकसभा की, तो भी आपको स्टेट की पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो उसी का एक दूसरा वर्जन है ये, 6+1 6+2। ठीक है, जो 1 है वो किस लिए? लोकसभा की इलेक्शन वाले में, और 2 वाला कितना है? राज्य के जो इलेक्शन होते हैं उसके लिए। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, जो सीट के बेसिस पे होगा। सीट में क्या था? एक तो क्या एब्सोल्यूट लगा लोगे, और एक दोनों का मिक्सर। तो एब्सोल्यूट में क्या है कि हर 25 सीट पर आपको एक सीट मिल रही है लोकसभा में, ठीक है, तो आपको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा बस। दूसरा वाला क्या है? अगर आप 3% सीट जीतते हो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और या फिर 3 सीट जीतते हो, जो भी इसमें से ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी सीट संख्या 100 से कम है, तो उनका तो 3% बहुत कम होगा ना। लेकिन अगर 3 सीट जीतते हो या 3% सीट जीतते हो, उनमें से जो भी ज़्यादा होगा उसके लिए उतनी सीट जाते हो, तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया। जैसे कि एग्जाम्पल दिल्ली, दिल्ली में कितना 70 है, तो अब इसका 3% लगाओगे तो ये 3 से तो कम ही आएगा, तो इसको 3 जीतने की जरूरत है, जो भी पार्टी इसमें स्टेट का दर्जा देना चाहती है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है। तो ये वाला। अब लास्ट वाला क्या है? ये वोट के आधार पर प्योर। तो इसमें 8% अगर आपको वोट मिलते हैं टोटल, स्टेट इलेक्शन हो, जो कि मतलब जनरल इलेक्शन हो, कौन सा? लोकसभा वाला, और उस पर्टिकुलर स्टेट से मिला हो, तो आपको जब भी उसका दर्जा दे दिया जाएगा स्टेट पार्टी का। ये वाली जो कंडीशन है ना 8% वाली, ये बाद में ऐड की गई है 2011 में, तो ये आपको याद रखना है, सबसे लेटेस्ट है। ये 110% आएगा ये वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही 2 हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें इतना रिलेवेंट नहीं है। आप देखिए इन चीज़ों को, कि जो बहुत सारी स्टेट की पार्टियां हैं उनके नाम दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी से, मैंने मैप लिया है, तो इसमें आप वहां जाके देख सकते हैं। एज सच इसमें पढ़ने को कुछ नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेना। जैसे यूपी में ये देखिए, जनता दल यू, लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ऐसे ही ऐसे 4-5 पार्टियों के आप नाम याद रखिए, देन उन्हें कोट करके आ जाना, दैट्स इनफ फॉर यू। एमएनएस आप जानते हैं राज ठाकरे की पार्टी है, और ये बहुत सारे हैं, जनता दल सेक्युलर, ये किसमें? कर्नाटका में, जो कि अभी थोड़े दिन पहले सरकार में आए। देव गौड़ा जी जो वो थे उसके हेड हैं, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इस टाइप से डीएमके रहा, एआईडीएमके रहा, ये सब पॉलिटिकल पार्टियाँ। अकाली दल ये यहाँ पर पंजाब में। ऐसे करके आपको पॉलिटिकल पार्टियों के थोड़े थोड़े नाम याद हैं। बीजू जनता दल बीजेडी यहाँ पर उड़ीसा में, और कांग्रेस यहाँ पर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कश्मीर में है। तो इस टाइप से पॉलिटिकल पार्टियां जो स्टेट पार्टी का दर्जा होल्ड किए हुए। अब देखते हैं कि चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। सबसे पहला चैलेंज है, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा लीजिए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। अब उसके अंदर इन चीज़ों को झांक के देखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पहला, इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होते हैं क्या, कि कौन इस वाली पोस्ट पे जाएगा, कौन इस वाली पोस्ट पे जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, वो हम इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, कि कौन प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक है या फिर कौन पार्टी प्रेसिडेंट के नज़दीक है, उसी को इलेक्शन का हेड बना दिया जाता है, या फिर उसी को कोई भी चेयरमैन बना दिया जाता है, पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी डेमोक्रेसी में। क्या है
कि हमारे डेमोक्रेसी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लैक करती है। तो ये पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा है डायनेस्ट वाला। डायनेस्ट वाले में क्या होता है कि आपके फादर हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट, तो क्या होगा जब आपके फादर बूढ़े हो जाएंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टी से रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, आपको वो वाली जो विरासत है उसे सौंप देंगे। इससे क्या रहेगा कि जो वर्कर जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे उन्हें गंदा लगेगा। गंदा क्यों लगेगा कि वो पूरी लाइफ काम कर रहे हैं और जब भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा ऊपर की साइड, और एक आप जो आराम से घर में बैठे थे और आपको दोबारा से प्रेसिडेंट बना दिया, तो ये वाले चैलेंज से लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब अपने घर में से लीडर निकलते जाते हैं और एक दूसरे को रिप्लेस करते जाते हैं। तो ये बहुत गंदा है इंडियन डेमोक्रेसी में, तो ये बड़ा चैलेंज है, इसको हमें टैकल करना पड़ेगा। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। आपने देखा होगा कि जो जितना क्रिमिनल होता है वो उतनी बार जल्दी जीत जाता है इलेक्शन, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये क्या दिखाता है, मसल पावर, मतलब लोग डरते हैं कि उसको वोट नहीं दिया तो फिर वो जाने क्या करेगा, वैसा वाला सीन। एक मनी वाला एंगल भी रहता है कि जो ज़्यादा स्पेंड करता है तो वो इलीगल कामों में ज़्यादा लगाता है और वहाँ से वो जो इलेक्शंस है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। तो ये वाला भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मीनिंगफुल चॉइस। आपको सारी पॉलिटिकल पार्टी देखिए तो आपको लगता है कि सब एक जैसे ही हैं, तो उससे क्या रहता है आपके पास जो चॉइस है वो कम है, मीनिंगलेस नहीं है वो चॉइस। आप एक पार्टी को देखते हो 5 साल वो भी वही ऐसा ही कचरा करती है, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को आप अल्टरनेटली वोट देते हो, बोलते हो कि चलो इसमें कुछ अच्छा होगा, वो भी सिमिलर काइंड की मतलब एक्ट करती है, तो फिर आपको लगता है कि कुछ चॉइस ही नहीं है, चॉइस की कमी है। तो ये हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक बड़ा चैलेंज है जो कि हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि ये पार्टी को कैसे रिफॉर्म करोगे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने इलेक्शन लड़ा, अब इसके जो कैंडिडेट यहाँ पर जीत गए, लेकिन जीतने के बाद उन्हें लग रहा है कि उन्हें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाना चाहिए। तो जो यहाँ से जो कैंडिडेट जीतने के बाद इधर जा रहे हैं उसे बोलते हैं डिफेक्शन। लेट से ए पॉलिटिकल पार्टी है और बी पॉलिटिकल पार्टी है। ए पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे उसने वोट लिए और जीत गया, जीतने के बाद बोल रहा है भाई अब मैं बी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन। इसके लिए रिफॉर्म चाहिए। रिफॉर्म क्या है कि हम इसको कुछ ऐसा कोई लाइक क्रिमिनल सिस्टम लाएं कि इसको क्रिमिनल घोषित किया जाए कि ऐसा नहीं कर सकते, ये चीट है किनके साथ, वोटर्स के साथ। तो ऐसा करने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया जिसके तहत डिफेमेशन जो डिफेक्शन वाला एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, जो कि शेड्यूल 10 में लिखा हुआ है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको इतना लिख के आना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इतना लिखाओगे ना आप तो ये आपके लिए सफिशेंट है। डिफेक्शन लॉ इंडिया को बनाना चाहिए। एंटी डिफेक्शन क्या होगा, जो डिफेक्ट कर रहे हैं लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अगर ये लॉ अप्लाई होगा तो क्या करेंगे, वो नहीं जाएंगे। तो ये होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, इतना आपको समझना है। दूसरा वाला है एफिडेविट सिस्टम, मतलब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मनी और मसल पावर ज़्यादा काम करती है इंडियन इलेक्शंस में, तो उन्होंने क्या किया, पहले उनका लेखा जोखा मांगने लगे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी अब 4 साल में कितनी हुई, पिछले 5 साल में कितनी थी। उससे क्या पता चलता है, जब आप इलेक्शन लड़ते हो उससे पहले कितनी प्रॉपर्टी है आपकी और इलेक्शन के बाद कितनी प्रॉपर्टी है, तो आप कंपेयर कर पाते हो कि भाई इतना राइज कैसे हो गया, इतनी तो सैलरी भी नहीं है आपकी, लाइक इतना तो गूगल के सीईओ की भी नहीं बढ़ी सैलरी इतनी जितनी आपकी बढ़ गई है इनकम पूरा। तो ऐसे आप कर पाओगे कंपेयर कि ये यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, तो फ्रॉड चलता है तो फिर अगली बार आप उसे नहीं चुनोगे। तो इसलिए एफिडेविट सिस्टम लिया गया है, जिसमें कि जब आप इलेक्शन करते हो कोई भी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन में जाता है, तो जब नामांकन करता है अपना एफिडेविट देता है, तो एफिडेविट में ये सब चीज़ों का जिक्र करता है, उसके बाद कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मूवेबल है, कितना इमूवेबल है, वो सब। मूवेबल का मतलब कैश वगैरह ये सब, और इमूवेबल मतलब प्रॉपर्टी, जैसे मकान है, उन्होंने प्लॉट खरीद रखे हैं या फिर कोई अलग होटल बना रखे हैं, वो सब। एक होता है इंटरनल इलेक्शन, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है हम इलेक्शंस में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके खुद के जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत वीक हैं। कोई भी उनका प्रेसिडेंट बन जाता है, कोई भी कुछ ही बन जाता है, एक पर्टिकुलर घर के लोग ही प्राइम मिनिस्टर बनते रहते हैं। तो इससे क्या रहता है, जो नीचे वाले जो कार्यकर्ता हैं उन्हें गंदा लगता है कि हमें पूरी लाइफ चांस नहीं मिला और वो अभी इंग्लैंड से पढ़ के आया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया डायरेक्ट। तो इससे क्या नुकसान रहता है, इलेक्शन होने चाहिए अंदर पार्टी के अंदर कि किसको ऊपर जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, उस बेसिस पे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में बढ़ेगा। एक नई चीज़ है जो आपके बुक में नहीं दी हुई, उसको मैंने डाल दिया है पॉइंट डी के फॉर्म में, उसे बोलते हैं इलेक्शन बॉन्ड।
अब फंडिंग भी, जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मनी बड़ा फैक्टर होता है जो कि इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा दो आप, न्यूज़ चैनल्स में दिन रात आप ही छाए रहोगे, तो लोगों को लगेगा भाई यही बड़ा लीडर है और कोई दिख ही नहीं रहा, तो आपको ही वोट मिल जाएगा ना। तो सरकार चाहती है इसमें ट्रांसपेरेंसी हो फंडिंग में। तो उस फंडिंग के लिए क्या किया गया, इलेक्शन बॉन्ड बेसिकली इंडिया ने घोषित किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें क्या है कि आप बिना अपना चेहरा बताए आप किसी पार्टी को फंड कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस नहीं होंगी और फिर आपके लिए काम नहीं करेंगी बाद में जब आप वो सत्ता में आ जाएंगे। वरना क्या होता था कि पहले आपने वोट देने से पहले बोल दिया मैं 500 करोड़ आपको चंदा दे रहा हूँ। चंदा मतलब जो आप वो देते हो इलेक्शन में, डोनेशन देते हो। अब जो इसकी वजह से बोले कि जब आप सत्ता में आओगे तो हमारा वहाँ पे एक वो है प्रोजेक्ट, उसे पूरा करा देना। तो ऐसा होता था पहले। तो अब सरकार ने क्या किया, ये वाला सिस्टम लाया है जिसमें कि आप अपना बिना चेहरा बताए ये चीज़ बता सकते हो कि मैं इस पार्टी को वो देना चाहता हूँ, अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। तो ये है जहाँ पर रिफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सजेशंस क्या क्या दोगे आप। सजेशंस वही हैं जो पीछे चीज़ें लिखी हैं उनको ही दूसरे लाइक फैंसी तरीके से लिख दिया गया है। एक देखिए, लॉ शुड बी मेड, हर चीज़ के लिए लॉ बना दो। किस किस चीज़ के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इलेक्शन स्टार्ट होने से लेके एंड तक जितनी भी प्रोसीजर हो रहे हैं उन सब में आप लॉ बनवा दो। यहाँ देखिए, इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ कैंडिडेट, तो पहले इसकी जांच करो। पहले जांच कैसे करोगे, इस पे पूरी कितनी प्रॉपर्टी है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन पे जहाँ जहाँ जो भी आपके दिमाग में आया है वो सब यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या, इसकी प्रॉपर्टी की जांच करो सारी। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी क्वालिफिकेशन। तीसरा क्या करोगे, इस पे कितने क्रिमिनल केस हैं, ये सब चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये चीज़ लिखोगे। अब वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हुआ है इलेक्शन लेके, वोट की टिकट लेके, उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिख दो कि उस पॉलिटिकल पार्टी का भी पूरे जो चंदा वगैरह है, जो भी उसकी डोनेशन है, उनकी जांच होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए। तीसरा, अब वो इलेक्शन में जीत गया तो वहाँ जो जो एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए भी आप सजेशन दे दो। फिर फोर्थ, अब एंड में पूरे 4 साल हो गए, 4 या 5 साल जितने भी हो गए, उसके बाद उसकी फिर दोबारा से स्क्रूटनी करा दो। यहाँ पे देखिए इलेक्शन के लिए क्या करेगा वो, यहाँ पे कैंपेन करेगा, तो कैंपेन में कितना खर्चा हो रहा है उस सब की जांच करो। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी में डिफेक्ट हो जा रहा है तो उसकी जांच करो। ये सब पॉइंट आपको लिखने होंगे जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देख लेता हूँ, दो चीज़ें जरूर लिखनी है जो कि मैं यहाँ पॉइंट्स में लिख देता हूँ। पहला क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ का जरूर जरूर आपको जिक्र करना है। अगर ये नहीं जिक्र करके आओगे तो जो मार्क्स बांट रहा है ना, जो शख्स आपके कॉपी चेक करते समय, उसको मज़ा नहीं आएगा। ये टर्म बहुत आना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा, मनी आना चाहिए कि मनी वाला एंगल बहुत बड़ा है इंडिया में, मनी एंड मसल वाला। तीसरा, रिफॉर्म में इंटरनल वाला आना चाहिए। अब एक चीज़ आप लिख दोगे ना, ये वाला स्टार मार्क, पहला पॉइंट ही आपने लिख दिया ना कि एक टाइम पे इलेक्शन, मतलब सारे देश में ऐसा रहता है, इलेक्शन का माहौल बना रहता है पूरे साल। अभी इस वाले राज्य में हो रहे हैं, कभी एक महीने बाद फिर दूसरे में होंगे, तो क्या रहता है, सरकारें काम कम करती हैं, इलेक्शन में ज़्यादा घूमती हैं। तो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक सजेशन दिया था कि पूरे देश में एक साथ में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आप ये वाला पॉइंट लिखाएं ना तो खुश हो जाएगा वो वाला बंदा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखाना आप लोग कि एक टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए सारे के सारे। अगर ऐसा लिख देते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब इसके बाद ये सब चीज़ें हैं कि फंडिंग है उनकी, वो सब रेगुलेट होनी चाहिए। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें सजेशंस के रूप में, तो जो कि आप लिख सकते हो। नेक्स्ट में उसमें लिखा हुआ है कि कैसे हम डेमोक्रेसी को चेंज करेंगे। उसके दो तरीके होते हैं। एक है कि जो लोग हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं। या तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ रिफॉर्म लाएं, जिसमें कि लोग हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी हैं उसमें क्या रहे, इंटरनल डेमोक्रेसी रहे। ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगी तो उससे क्या रहेगा, अपने आप लोग अच्छे आएंगे उसमें। एक दूसरा तरीका क्या है कि लोग बाहर से प्रेशर डालें सरकारों पे कि नहीं आप जो गलत कर रहे हो वो गलत, बहुत ज़्यादा गलत है। तो वो क्या रहेगा, थोड़े टाइम बाद वो प्रेशर इतना बनेगा कि पॉलिटिकल पार्टियां सोचने लगेंगी नहीं यार ये लोग सही बोल रहे हैं, हमें ये चीज़ चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी इंडिया में एक बहुत पॉपुलर केस है जो निर्भया वाला केस हुआ था, जिसमें कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई थी। उसके बाद से एक लॉ बना और उस लॉ की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां बचती हैं इस टाइप के कमेंट करने से कि कोई भी ऐसा क्रिमिनल ना उनकी पार्टी में आ जाए जिस पर रेप का केस लगाओ। तो इससे क्या रहता है, लोगों में अवेकनिंग है कि अगर ऐसा हमने किया, क्योंकि हर बंदे को पता है, हर इंसान को पता है इंडिया के कोई ये वाला इंसिडेंट हुआ है,
तो अलग से ही उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देने का लोग निश्चय कर लेंगे। तो ऐसे अगर रहता है, प्रेशर बनता है, पब्लिकली लोग पिटीशन डालते हैं, एजिटेशन करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन है वो प्रेशर ग्रुप बना बना के सड़कों पे उतरते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप लोगों को चेंज करेंगी। एक दूसरा वाला तरीका है बेटर पॉलिटिक्स, मतलब क्वालिटीज पार्टिसिपेशन होगा तो देन अच्छे लोग आएंगे, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जो पब्लिक डिस्कोर्स होगा वो बहुत अच्छा होगा और उससे एक हेल्दी डेमोक्रेसी आपको मिलेगी। तो ये दो तरीके हैं, आप इनको लिख सकते हैं। एक तो क्या है, नीचे से लोगों को उठाना है, और एक में क्या है कि जो ऑलरेडी हैं उनको क्रिटिसाइज करना है। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा डाउट नेट का जो ऐप है उस पर जाके इन वीडियो का आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।